एसआईआर क्या है, क्यों किया जा रहा है और अब तक एसआईआर कहाँ पर हुआ है, एसआईआर के फेजेस कितने हैं, ये जो हमारे सामने एसआईआर का चैलेंज है उसको कैसे हम थरोली और आसान तरीक़े से उसको हम पूरा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वीडियो में हम लोग एसआईआर के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि एसआईआर क्या है, क्यों किया जा रहा है और अब तक एसआईआर कहाँ पर हुआ है, और फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि एसआईआर के फेजेस कितने हैं ताकि हमको पता चले कि ये जो हमारे सामने एसआईआर का चैलेंज है उसको कैसे हम थरोली और आसान तरीक़े से उसको हम पूरा करें। सबसे पहला सवाल ये आता है कि एसआईआर है क्या। एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, और ये रिवीजन किस बात का है? ये रिवीजन एक वोटर लिस्ट का है कि हम और आप जब इलेक्शन में वोट डालने जाते हैं तो एक पोलिंग बूथ में हम वोट डालने जाते हैं और इस पोलिंग बूथ की एक वोटर लिस्ट होती है और उस लिस्ट में आम तौर पे 1000 लोग होते हैं ताकि लोग सुबह से शाम तक जाकर वहाँ पर वोट डालें। हमारे पास जो वोटर आईडी कार्ड है, ये वोटर आईडी कार्ड काफ़ी नहीं होता। वोटर आईडी कार्ड का होना इसीलिए काफ़ी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन ये बोलता है कि आपका नाम अगर वोटर लिस्ट में है तो आप वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं। तो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग जितने भी हमारे पास वोटर आईडी कार्ड्स हैं उसको हम चेक करें कि ये वोटर आईडी कार्ड वैलिड है कि नहीं। अब वापस एसआईआर पर आते हैं कि एसआईआर क्यों किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और हुकूमत का ये बोलना है कि जितने भी वोटर लिस्ट अभी तक बने हैं, चाहे वो असेंबली इलेक्शन के लिए हो, चाहे वो लोकसभा के इलेक्शन के लिए हो, या फिर कोई लोकल म्यूनसिपल इलेक्शन के लिए या पंचायत पोल्स के लिए हो, ये वोटर लिस्ट इनकम्प्लीट है या फिर ये वोटर लिस्ट साफ़ नहीं है। उनका ये बोलना है कि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जो जिनका इंतकाल हो गया, हुआ डेड, और ऐसे हैं जो माइग्रेट कर गए लेकिन उनका नाम पुराने इलाके में मौजूद है, और ऐसा एक बहुत बड़ा नंबर है जिनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड्स हैं या 3 वोटर आईडी कार्ड्स हैं। उन्होंने माइग्रेट तो किया, अपना घर शिफ्ट किया, लेकिन उन्होंने अपने पुराने वोटर आईडी कार्ड्स डिलीट नहीं किए। और एक चौथा रीज़न जो इलेक्शन कमीशन बताता है वो ये है कि इलीगल फॉरेन इमिग्रेंट्स हैं या फॉरेनर्स हैं जो हमारे मुल्क में हैं और उन्होंने अपना वोटर आईडी कार्ड बना लिया और वो लोग भी जो है वोट डालते हैं, तो ऐसे लोगों का भी नाम वोटर लिस्ट से निकलना चाहिए। तो एसआईआर की जो एक्सरसाइज है इसमें ये बोला जा रहा है कि अभी तक जितने भी वोटर लिस्ट बने हैं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो वोटर लिस्ट्स आगे जाकर वो इनवैलिड हो जाएंगे, और हमको और आपको अगर हमारा जो वोट डालने का हक़ है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमको दिया है वो अगर हम उसको बाकी रखना चाहते हैं तो फिर हमको अपना नाम आगे एसआईआर 2026 में हमको उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। इसी कॉन्स्टिट्यूशन में एक अहम जो उसूल है वो है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ वोटर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1950 का, जिसमें सेक्शन 16 में बताया जाता है कि 3 रीजंस हैं, 3 उसूल हैं जिसके बेसिस पर एक वोटर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सबसे पहला ये है कि किसी वोटर ने कोई ऑफेंस या क्राइम किया हो, मोस्टली इलेक्टोरल प्रोसेस से रिलेटेड, तो उसको टेम्परेरीली बैन कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है कि वोट नहीं डाल सकता। दूसरा वो शख्स है जिसका अनसाउंड माइंड है, जो जहनी तवाज़ुन उसका सही नहीं है, उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जाता है कि अगर वो प्रूफ कर दिया जाए कि इसका जहनी तवाज़ुन सही नहीं है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जाता। तीसरा जो पॉइंट है वो बहुत अहम है, वो ये है कि अगर कोई फॉरेनर है और उसके पास वोटर आईडी कार्ड है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जाता है कि वो वोट नहीं डाल सकता। लेकिन एसआईआर के प्रोसेस से इसकी हम क्यों बात कर रहे हैं? इसीलिए कि एसआईआर के अंदर जो देखा गया है, अभी तक तकरीबन 13 स्टेट्स में एसआईआर मुकम्मल हुआ है, और शुरुआत में जो बिहार में हुआ और फिर उसके बाद में बंगाल में हुआ और तमिलनाडु में हुआ, केरला में हुआ और वेस्ट बंगाल में हुआ, यूपी में हुआ, तो यहाँ पर जो देखा गया वो बहुत ही अलार्मिंग, बहुत बड़े नंबर्स हमारे सामने आए कि कितने लाखों लोगों का वोटर आईडी कार्ड, एग्जिस्टिंग लोगों का वोटर आईडी कार्ड वो डिलीट हो गया। तो उसमें जैसे हमने शुरू में बताया कि ऐसे लोग भी हैं जो इंतकाल हो गया,
और ऐसे लोग हैं जिनके पास डुप्लीकेट वोटर आईडी कार्ड्स हैं, ऐसे लोग हैं जो माइग्रेट कर गए, उनका वोटर आईडी कार्ड डिलीट होना चाहिए, या फिर ऐसे लोग जो हमारे मुल्क से बाहर चले गए, NRIs हैं, उनको भी एक अलग तरीके से रजिस्टर करना होता है। तो ये तो जस्टिफाइड हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मिसाल के तौर पर बिहार में 65 लाख वोटर्स को डिलीट किया गया, जिसमें से तकरीबन 5.5 लाख लोग ऐसे हैं जो अपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाए, या फिर इससे पहले जो SIR हुआ था 2002 में, कहीं पर 2003 में, वो लोग अपने आप को उस SIR से लिंक नहीं कर पाए। उस वजह से उनका नाम आगे वोटर लिस्ट से डिलीट हो जाता है और डिलीट हो चुका है। तो ऐसे जो नंबर्स हमारे सामने आते हैं, फॉर एग्जांपल तमिलनाडु आप ले लीजिए, तमिलनाडु के अंदर 97 लाख वोटर्स को डिलीट किया गया। यूपी के अंदर 4 करोड़ लोगों को डाउटफुल बताया गया, और जिसमें से 3 करोड़ लोगों का नाम वोटर लिस्ट से डिलीट कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। तो इससे हमको ये अंदाज़ा होता है कि ये एक्सरसाइज बहुत सिग्निफिकेंट है और हम इसको ईजी नहीं ले सकते। तो इस एक्सरसाइज के अंदर क्या डिफरेंट है, व्हाट इज़ डिफरेंट दिस टाइम? ऐसा नहीं है कि SIR पहली मर्तबा हो रहा है, SIR पहले 8 मर्तबा हो चुका, लेकिन इस SIR में डिफरेंट ये है कि अगर आप एक वैलिड वोटर हैं, आपका नाम वोटर लिस्ट में है, तब आपको 2 चीज़ें करना है, या दोनों में से कोई एक चीज़ करना है। एक, या तो आपको अपने आप को या अपने रिलेटिव को पिछले SIR से लिंक करना है कि आप या आपके फादर या मदर या ग्रैंड पेरेंट पिछले SIR 2002 में आपका कोई लिंक वहाँ पर मिलता है। अगर आपका या आपके रिलेटिव का पिछले SIR से कोई लिंक नहीं मिल पा रहा है, तो फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट उन्होंने जारी की है कि आपको वो एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा जो आपके वोटर आईडी कार्ड से मैच होना चाहिए, तभी जाकर आप आगे की वोटर लिस्ट में आपका नाम बाकी रहेगा। तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ है कि अगर आपका नाम पिछले SIR से लिंक नहीं हो पा रहा, या फिर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जो डॉक्यूमेंट्स पूछे जा रहे हैं, तो फिर इसमें एक बहुत बड़ा खतरा है कि आपका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो सकता है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या मेरा नाम वोटर लिस्ट से डिलीट होने से मुझे कितना बड़ा खतरा है। फॉर एग्जाम्पल के वोटर लिस्ट का, वोटर आईडी का जो इस्तेमाल होता है वो इलेक्शन में होता है, लेकिन हम क्यों इसकी इतनी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन में तो वैसे भी बहुत बड़ा परसेंटेज पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में 1950 में, जिसमें जो सेक्शन 16 में 3 रीजंस बताए गए हैं कि किन वजूहात पर एक वोटर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो अगर आपने कोई ऑफेंस नहीं किया, कोई क्राइम आपने नहीं किया, फिर आपका जहनी तवाज़ुन सही है, तो बस फिर आखिरी में एक ही पॉइंट बचता है कि आप इस मुल्क के हैं, इसी मुल्क के हैं, आप इंडियन सिटीजन हैं। वो अगर आप साबित नहीं कर पाते हैं तो फिर आपका नाम वोटर लिस्ट से डिलीट हो जाता है। तो इनडायरेक्टली इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि आपका नाम वोटर लिस्ट में बाकी नहीं रहना, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। SIR इस मरतबा कैसे डिफरेंट है? जैसे मैंने कहा कि 8 मरतबा SIR हो चुका, लेकिन इस बार SIR डिफरेंट इसीलिए है कि इस बार SIR के एक्सरसाइज को सिटीजनशिप के वैलिडेशन और सिटीजनशिप के चेक से जोड़ा गया है कि ये देखा जा रहा है कि आप इस मुल्क के शहरी है कि नहीं है। तो इसमें जो सिटीजनशिप का जो मसला है, आम तौर पे हम सब वो लोग हैं जो इस मुल्क में पैदा हुए हैं, तो हमको सिटीजनशिप बाय बर्थ को अच्छी तरह से समझना होगा। हम सब लोगों में 3 ग्रुप्स हैं। एक वो ग्रुप है जो 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ है। वो लोगों के लिए उनको अपनी बर्थ साबित करने के लिए अपने खुद के डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा। दूसरा वो ग्रुप है जो 1 जुलाई 1987 और 2 दिसंबर 2004 के दरमियान में पैदा हुए। तो ये लोगों को सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स देना काफ़ी नहीं है, ये लोगों को अपने डॉक्यूमेंट्स के अलावा अपने पेरेंट्स में से फादर या मदर किसी एक के डॉक्यूमेंट्स भी देना ज़रूरी है। और वो लोग जो 2 दिसंबर 2004 के बाद पैदा हुए, ये लोगों को हम लोग हाई रिस्क कैटेगरी बताते हैं कि ये लोगों को अपनी सिटीजनशिप साबित करने के लिए अपने डॉक्यूमेंट्स देना है, अपने फादर के डॉक्यूमेंट्स देना है और अपने मदर के भी डॉक्यूमेंट्स देना है। तो ये 3 लोगों के डॉक्यूमेंट्स को मिलाकर एक आदमी को
सिटीजनशिप या दी जाती है या सिटीजन माना जाता है। आइए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एसआईआर के फेजेस क्या हैं। ये हमारी और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। एसआईआर के 3 फेजेस हैं। सबसे पहला फेज है जिसको हम प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, जिसके अंदर मैपिंग का काम हो रहा है कि आपका जो बूथ लेवल ऑफिसर है आपकी पोलिंग बूथ का, वो आपके घर पर आएगा और जितने वैलिड वोटर्स हैं आपके घर में, उनसे ये पूछा जा रहा है कि आप या आपके पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट 2002 में कहाँ पर थे, और उसको करंट वोटर्स को प्रीवियस एसआईआर से लिंक कर रहे हैं। ये मैपिंग का फेज़ है। बीएलओ अपने ऐप के अंदर इसको करता है। दूसरा जो फेज़ है जो बहुत जल्द गालिबन अप्रैल में वो शुरू होगा, वो है एन्यूमरेशन फेज़। कि जैसे मैंने कहा कि जितने वैलिड वोटर्स आपके घर में हैं उतने एन्यूमरेशन फॉर्म्स आपको दिए जाएंगे, और ये एन्यूमरेशन फॉर्म्स प्री फिल्ड रहेंगे। आपके एग्जिस्टिंग वोटर आईडी कार्ड की डिटेल्स, आपकी फ़ोटो, आपका वोटर आईडी कार्ड का क्यूआर कोड, सब चीज़ पहले से फिल रहेगा, और उसके बाद में आपके करंट वोटर आईडी के डिटेल्स मज़ीद पूछे जाएंगे, जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड है, आपके फादर, मदर और स्पाउस के नाम और उनके वोटर आईडी डिटेल्स हैं। उसके बाद उसमें एक सेक्शन है जहां पर आप अगर एसआईआर में आपका नाम अगर 2002 में है तो उसके डिटेल्स आप भरेंगे, या फिर आपके रिलेटिव के एसआईआर के डिटेल्स आप उस एन्यूमरेशन फॉर्म में भरेंगे। तो ये जो एन्यूमरेशन फेज़ है, इसमें आपको फॉर्म दिया जा रहा है। वो फॉर्म आप लेने के बाद उसमें आप अपनी डिटेल्स भर रहे हैं और फिर उसमें साइन करके आप बीएलओ को दे रहे हैं। इसमें आप एक बात का ख्याल रखिए कि आपको एक एक्नॉलेजमेंट बीएलओ की तरफ से मिलना चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है तो आप उसका एक ज़ेरॉक्स कॉपी करवा कर उस पर बीएलओ से इनिशियल्स ले लीजिए, ताकि आपको भी पता रहे कि आपने ये फॉर्म सबमिट किया है। इसके बाद में एक तीसरा फेज़ आता है एसआईआर का, जिसमें एसआईआर की एक ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश की जाती है, और उसमें आपको चेक करना है कि आपका नाम है कि नहीं। उसमें 2 लोगों का नाम, यानी 2 तबकों का नाम उस ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं रहेगा। पहला वो है जिसने अपने एसआईआर के डिटेल्स उनको 2002 में नहीं मिल रहे हैं, या फिर वो लोग जो उनके रिलेटिव के डिटेल्स भी नहीं मिल रहे हैं। तो आपको अपनी डिटेल्स भी एसआईआर 2002 में नहीं मिल रहे हैं, और आपको आपके फादर, मदर या ग्रैंड पेरेंट के डिटेल्स भी नहीं मिल रहे हैं, तो आपका नाम उस ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं रहेगा। दूसरा सेक्शन, दूसरा तबका वो है जो आपको एसआईआर में अपना नाम या आपके रिलेटिव का नाम मिला तो है, लेकिन उसमें बहुत स्पेलिंग एरर्स हैं। फॉर एग्जांपल, किसी का नाम मोहम्मद है तो वहाँ पर अब्दुल आ गया, या शेख आ गया, या सैयद आ गया, या फिर आपके फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, एक नाम आपका पिछली लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। तो छोटे मोटे स्पेलिंग मिस्टेक्स तो ठीक हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्पेलिंग में एरर्स हैं तब भी आपका नाम एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आएगा। और इस थर्ड फेज़ में फिर आपको इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक नोटिस आती है, और आपको बोला जाएगा कि आपको एक सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, वो 11 डॉक्यूमेंट्स में से आपको एक डॉक्यूमेंट अपना देना है, या फिर आपको आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जैसे हमने कहा कि सिटीजनशिप का डेट ऑफ बर्थ से काफ़ी गहरा लिंक है, तो उस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको अपना डॉक्यूमेंट, या फिर अपने साथ अपने फादर या मदर में से किसी एक का डॉक्यूमेंट, या फिर अपने साथ आपका अपना और फिर आपके फादर का और आपके मदर का, इन्हीं एसआईआर के डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में से एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। तो एसआईआर के जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या हैं? सबसे पहले पेंशनर डॉक्यूमेंट है कि अगर कोई सिटीज़न है, कोई इंडियन है जिसको पेंशन मिलती है, तो वो अपना पेंशन आईडी और पेंशन डॉक्यूमेंट बता सकता है। दूसरा वो डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट की तरफ से या बैंक की तरफ से या एलआईसी का या कोई भी गवर्नमेंट बॉडी की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट या आईडी कार्ड आपको दिया गया है, लेकिन वो डॉक्यूमेंट आपको 1 जुलाई 1987 से पहले इशू किया गया है, वो डॉक्यूमेंट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट बर्थ सर्टिफिकेट है। चौथा डॉक्यूमेंट पासपोर्ट है। पांचवा डॉक्यूमेंट 10th का मेमो है, या फिर हायर ग्रेड का कोई मेमो या यूनिवर्सिटी से इशू किया हुआ कोई सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट हो जिसके अंदर 10th की टीसी या बोनाफाइड सर्टिफिकेट नहीं आता, तो ये डॉक्यूमेंट भी आप पेश कर सकते हैं। छठा डॉक्यूमेंट है परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट।
हमारे स्टेट में परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि आप किसी एक घर में 1 साल से ज़्यादा अगर आप वहाँ पर रहते हैं तो आप मी सेवा के थ्रू उस डॉक्यूमेंट को अप्लाई करके बहुत आसानी से आप उसको ले सकते हैं। उसके बाद में नंबर 7 जो डॉक्यूमेंट है वो फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट है, और फिर उसके बाद में नंबर 8 पर कास्ट सर्टिफिकेट है कि अगर आपके पास BCE या फिर कोई दूसरा कास्ट सर्टिफिकेट है जो एक इंडिविजुअल सर्टिफिकेट होता है, और आप वो कास्ट सर्टिफिकेट के ज़रिए से भी वो भी एक डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद NRC का सर्टिफिकेट है कि जो लोग जिसके लिए भी वो एप्लीकेबल हैं, जिन लोगों के पास NRC का डॉक्यूमेंट है जो आसाम में हुआ था, तो वो डॉक्यूमेंट भी आप पेश कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कोई लैंड या हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट की तरफ से किसी स्कीम के तहत अगर आपको कोई घर या कोई ज़मीन या पट्टा अगर कोई मिला है तो वो डॉक्यूमेंट आप पेश कर सकते हैं। या फिर आखिरी में एक फैमिली रजिस्टर है जिसको लीगल हेयर सर्टिफिकेट भी बोला जाता है, वो डॉक्यूमेंट भी आप पेश कर सकते हैं। लेकिन ये जो 11 डॉक्यूमेंट्स हैं, इसमें आम तौर पे जो डॉक्यूमेंट्स हमारे पास होते हैं वो या तो बर्थ सर्टिफिकेट है, या पासपोर्ट है, या परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, या कास्ट सर्टिफिकेट है, या फिर 10th का कोई एजुकेशन का सर्टिफिकेट है। तो ये 5 डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपका नाम SIR में, प्रीवियस SIR में नहीं मिल रहा, तो फिर आपको फ़ौरन तैयारी करना चाहिए कि या तो आप पासपोर्ट बनवा लीजिए, एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, या फिर आप कास्ट सर्टिफिकेट या परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट बनाइए ताकि आपके SIR की तैयारी मुकम्मल हो सके। तो इस 3rd फेज़ में आपको नोटिस आएगी और आपको ये 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट लेके जाना है। लेकिन इसमें आप याद रखिए कि इस डॉक्यूमेंट के जो डिटेल्स हैं वो आपके करंट वोटर ID से मैच होना चाहिए ताकि आपका लिंक जो है वो डॉक्यूमेंट से फॉर्म हो सके। तो इसके अंदर आखिरी 2 बातें ये हैं कि इसके अंदर हम लोग जो काम करना है वो हम काम कैसे करेंगे। SIR के लिए कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं। उसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट इलेक्शन कमीशन का एक ऑफिशियल ऐप है ECI नेट। तो उस ऐप को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करिए और उस ऐप के ज़रिए से आप 3 काम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये करना है कि आप अपना नाम वोटर लिस्ट में, करंट वोटर लिस्ट में आप चेक करेंगे क्या मेरा नाम वोटर लिस्ट में है कि नहीं है। मेरे पास वोटर ID कार्ड तो है, लेकिन वोटर लिस्ट में मेरा नाम है कि नहीं है वो आप चेक करेंगे। दूसरा स्टेप ये है कि आपको ये देखना है कि मेरा नाम, अगर आप 2002 में 18 साल के थे, तो यानी आप कम से कम 41 ईयर्स के हों, तो आपका नाम आप SIR 2002 में सर्च कर सकते हैं। या फिर आप अपने फादर का सर्च करिए, या फिर अपने मदर का, या फिर अपने ग्रैंड पेरेंट का नाम सर्च करिए और इस लिंक को साबित करिए कि ये जो 2002 में इनका नाम है ये मेरे फादर हैं, या मेरी ये मदर हैं, या मेरे ये ग्रैंड पेरेंट हैं। वो आप किसी भी डॉक्यूमेंट के ज़रिए से लिंक कर सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो SIR के ही डॉक्यूमेंट्स हों। अगर आपका नाम SIR 2002 में मिल जाता है तो उसमें आपको कुछ डिटेल्स नोट करने हैं ताकि वो डिटेल्स आप एन्यूमरेशन फॉर्म में भर सकें। या फिर अगर आपको अपने रिलेटिव के डिटेल्स मिलते हैं तो वो डिटेल्स भी आपको नोट करना है ताकि वो डिटेल्स आप SIR के फॉर्म में, एन्यूमरेशन फॉर्म में आप उसको भर सकें। अगर आपको अपने या रिलेटिव के डिटेल्स SIR में नहीं मिल रहे हैं तो जैसे हमने कहा कि आपको फिर तैयारी करना है कि आपको जब नोटिस आएगी तो आप एक डॉक्यूमेंट इन डॉक्यूमेंट्स में से लेकर इलेक्शन कमीशन को आप सबमिट करेंगे। अब इसमें एक अहम बात यह है, इसी ऐप के अंदर आपके पास नो योर BLO या फिर कॉन्टैक्ट योर BLO यानी बूथ लेवल ऑफिसर का एक ऑप्शन है कि आपको सिर्फ अपना वोटर ID कार्ड मेंशन करना है, नंबर देना है, और उस नंबर के ज़रिए से आपके बूथ लेवल ऑफिसर की डिटेल्स उस एप्लीकेशन में दिखाई देंगे। आप उसको कांटेक्ट करिए और जैसे हमने कहा कि पहला फेज़ जो है मैपिंग का, जो अभी चल रहा है, जो हो रहा है, आप BLO से कांटेक्ट होकर मैपिंग का काम करवा लीजिए। BLO से आपको टच में रहना है, इसीलिए कि जो सेकेंड फेज़ है एन्यूमरेशन का, उसमें भी BLO आकर आपको आपका एन्यूमरेशन फॉर्म देगा। तो इसके लिए आपको अपना BLO को जानना और उससे टच में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आप इसी ऐप के ज़रिए से कर सकते हैं। तीसरा जो ऐप का फीचर है वो है कि आप अपना नाम SIR के 2002 के लिस्ट में आप सर्च कर सकते हैं इसी ऐप के ज़रिए। आप 2002 में हो सकता कि इसी शहर में थे,
हो सकता कि आप कोई और डिस्ट्रिक्ट में थे, हो सकता कि आप कोई और स्टेट में भी थे, लेकिन ये ऐप आपको गाइड करेगा कि आप उस स्टेट के डिटेल्स भी SIR के निकाल सकते हैं। एक खानगी वेबसाइट है, प्राइवेट तौर पे एक वेबसाइट बनाई गई है जो बहुत SIR में हमको हेल्प कर रही है। एक वेबसाइट है जिसमें आपको ये बोला जा रहा है कि आप 2002 में आप किस घर में थे, आप उसका हाउस नंबर अगर आप उस वेबसाइट पर डालेंगे तो उस वक्त 2002 की वोटर लिस्ट में उस घर में जितने वोटर्स थे उन सब के नाम आपको बहुत आसानी से वहाँ पर मिल जाएंगे। तो ये भी एक वेबसाइट है जो आपको बहुत काम आएगी। अब आखिरी जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि हमको SIR की तैयारी और SIR का काम किस लेवल पर करना है और कैसे करना है। देखिए, ये काम हर एक के लिए है, इसमें ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए कोई काम हो रहा है या फिर कोई पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए काम हो रहा है या फिर मर्दों के लिए हो रहा है, औरतों के लिए हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये काम SIR का हर उस शख्स के लिए है जो 18 प्लस है। तो हमारी ये गुजारिश है कि हमारे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर 400, 500 बल्कि 1000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर पढ़ते हैं और उतने फैमिलीज़ वहाँ पर जुड़े हुए हैं, तो इन इंस्टीट्यूशन से हमारी गुजारिश है कि आप अपने स्कूल्स और कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस के अंदर एक हेल्प डेस्क को आप कायम करिए ताकि लोगों के लिए एक आसान फैसिलिटी हो। वो लोग अपना नाम करंट लिस्ट में भी सर्च कर सकें, SIR की लिस्ट में भी सर्च कर सकें, और अगर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाना हो तो उसके लिए आप फैसिलिटेट कर सकते हैं। दूसरा जो सेक्शन है वो NGOs का है या फिर ऑर्गेनाइजेशंस का है। भले आप एजुकेशन सेक्टर में काम करते हो, हेल्थ केयर में काम करते हो या एम्प्लॉयबिलिटी पर काम करते हो, आपके पास एक ऑफिस है, आपके पास एक रिसोर्स है, कंप्यूटर है और इंटरनेट है, तो इसको आप एक फैसिलिटेशन सेंटर के तौर पर ज़रूर बनाइए, जिसमें न सिर्फ NGOs बल्कि रिलीजियस सेंटर्स भी जैसे होते हैं, मसाजिद हैं, चर्चेज़ हैं, तो इस तरह से ये सेंटर्स भी जहाँ पर लोग जमा होते हैं, इस तरह के सेंटर्स भी फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए जा सकते हैं। और इसके लिए इस तरह के वीडियोज़ हैं, बहुत सारे और भी रेफरेंसेस हैं, ताकि लोगों के अंदर इस बात की अवेयरनेस आए कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में बाकी रहना न सिर्फ इलेक्शन के लिए है, बल्कि ये मेरे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिटीजनशिप का भी प्रूफ बनेगी। तो इसीलिए हमारी ये गुजारिश है कि इसको आप अच्छी तरह समझिए और इस तरह के वीडियोस जो अवेयरनेस के लिए क्रिएट किए जाते हैं उसमें आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया जा रहा है, रेफरेंसेस भी दिए जा रहे हैं, ताकि आप इंडिविजुअली अपने ही नहीं बल्कि अपने फैमिलीज़ का और अपने ख़ानदान का भी SIR में नाम इंक्लूड कर सकें। और क्योंकि हमारे हर घर में, हर फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो NRIs हैं, ओवरसीज़ वोटर्स हैं, तो ये लोगों ने अपना वोटर ID कार्ड बनाया तो था, लेकिन एक आम वोटर के तौर पे उन्होंने रजिस्टर किया था फॉर्म 6 के ज़रिए से, लेकिन वो नहीं चलेगा, इसीलिए कि उनको एज एन ओवरसीज़ वोटर रजिस्टर करना है। उसका एक फॉर्म 6A है। तो जितने लोग हमारे बाहर हैं, पढ़ने के लिए गए हैं या काम करने के लिए गए हैं या बाहर रहते हैं, जो दूसरे मुल्क के सिटीज़न नहीं हैं, वो लोगों को भी अपनी SIR में फ़िक्र करना है और अपना फॉर्म 6A फिलअप करना है ताकि उनका भी नाम वोटर लिस्ट में बाकी रहे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।